मध्य प्रदेश में लोक नृत्य से अपन को पढ़ना है। तो लोक नृत्य किसी भी देश संस्कृति का महानतम कला के जीवंत दस्तावेज हैं। इनसे कोई लेना देना अपना नहीं है, ठीक है ना। क्यों परिभाषा पेपर में पूछते नहीं है। लोक नृत्य तो जानते, नृत्य करना जानते ही हो क्योंकि करते ही हो तुम। देखिए मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखिए। निमाड़ में कौन सा होता है, देखो निमाड़ कैसे लिखे वो देखो आप। छुट्टी की मात्रा भी है और बड़ा ना भी है उसमें। कैसे पढ़ते हैं ऐसे, कैसे पढ़ेंगे, निमाड़ पढ़ेंगे इसे, ऐसे कर लेंगे। बड़ा आ का डंडा माँ के पास, ठीक है ना। अभी जाके तो अपन सुधरे हैं। अगर माँ के पास डंडा नहीं होता तो अपन इतने अच्छे स्टूडेंट बन पाते क्या, कभी नहीं बन पाते। तो निमाड़ में कौन से है, काठी। गणगौर को तो आपने सबने सुना ही होगा, अपने इधर चंदेरी में बहुत प्रसिद्ध है। कभी देखने जाओ, देखा है चंदेरी गणगौर? आते हैं बहुत सारे लोग बाग देखने आते हैं, विदेशों में जो घूमने आते हैं ना, विशेषकर गणगौर के अवसर पर जरूर रहते हैं। चंदेरी में बहुत अच्छे से गणगौर मनाया जाता है। मांडलिया, फेफरिया और डंडा नृत्य, ठीक है ना। मालवा में देखो बड़े आका डंडा जो है उसका ही खेल है। इधर भी देखो डंडा नृत्य हो रहा है, ठीक है ना। इसमें क्या करते हैं, डंडे से मारते हैं। मालवा में क्या हो रहा है, मटकी, क्या मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा, आंटिया नृत्य हो गया। अब ये देखना, अब वैसे मैं इनको बताता कि अलग अलग तरीके से। हमने क्या कर लिया, क्षेत्र निश्चित कर लिए, क्षेत्र के हिसाब से सारे याद रखना है हमको। बुंदेलखंड में क्या है, राई, बधाई, टिमराई, सेरा, कांडा और जावरा। बघेलखंड में दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, कैमाली, बिछी नृत्य, कहरा पोता। चंबल क्षेत्र के नृत्य कौन से, दुलदुल घोड़ी, लहंगी नृत्य, कदरिया नृत्य, टिमरियाई नृत्य, कहरबा नृत्य और गड़रियाई नृत्य। जनजाति नृत्य कौन से हैं, बैगा द्वारा, कोरकू द्वारा, भारिया द्वारा, इनके द्वारा ये जनजाति नृत्य किए जाते हैं। वो हमने पढ़े हैं, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए उनको। मध्य प्रदेश के लोक नृत्य देखिए। राई कब होता है, कहां पर होता है, बुंदेलखंड में। कब होता है, बच्चे के जन्म के समय, मुंडन, सगाई, विवाह या मनौती पूर्ण होने पर। हमारे इधर मनौती पूर्ण होने पर किया जाता है। कलीला में राई नृत्य होता है मनौती पे, कोई बच्चे के जन्म के समय करता है। ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते। क्या होता है विशेष, विशेष में ये है मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग, शौर्य एवं श्रृंगार दोनों मनोवृत्तियों का समावेशन। नर्तकी को बेड़नी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेड़नी कहा जाता है, और कहीं कहीं विराई भी कहा जाता है। नृत्य के दौरान स्वांग गीत, स्वांग गीत, कौन से गीत, स्वांग गीत। प्रमुख कलाकार कौन है, श्री प्रकाश यादव। कौन, श्री प्रकाश यादव। राम साहेब पांडे पद्मश्री 2022 में मिला था। अब ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कौन से उससे संबंधित है, नृत्य से, राई से नृत्य संबंधित है। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है, सबको पता होगा। और गानेश्वरी कटनी जिले से संबंधित है। मध्य प्रदेश के राई नृत्य को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। किसने, गानेश्वरी। कहाँ की है, कटनी। कितने व्यक्ति आ गए, मेरे हिसाब से 3 आएंगे। कितने आएंगे, 3। पहले व्यक्ति का नाम प्रकाश यादव, फिर कौन है, राम साय, इन्हें पद्मश्री मिला था कब, 2022 में। और ये कौन है, अब ये पर्सन इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कौन से क्षेत्र के निवासी हैं ये, बुंदेलखंड के, ठीक है ना। कौन से डांस से संबंधित है, राई से। फिर आ गया राई के बाद बधाई। राई होगा तो वहां बधाई भी होगी, ठीक है ना, क्योंकि राई बधाई के अवसर पर भी किया जाता है। बधाई देते हैं ना, तो बधाई भी हो गया। तो बधाई भी कहां पर प्रसिद्ध है, बुंदेलखंड में। कोई सेम हो गया पूरा का पूरा, और शीतला माता की आराधना में किया जाता है। स्त्री व पुरुष दोनों नृत्य करते हैं। ढपला, टिमरी, रामतूला और बांसुरी आदि वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। फिर आता है कौन सा, जवारा। ये भी बुंदेलखंड। क्या लिखा है, समृद्धि के उत्सव के रूप में चैत्र एवं कुंवर मास में नवदुर्गा के अवसर पर। चैत्र भी निकल गया, उसमें कौन सा हो रहा था, हारमोनियम, ढोलक, खैर नहीं रहने दो। फिर आता है कौन सा, टिमरियाई। कहां पर, बुंदेलखंड। शादी विवाह नवदुर्गा के अवसर पर। अब इनमें देखो व्यक्ति होगा तो याद रखेंगे अपन, और कोई एक्स्ट्रा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा, बाकी कोई ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अगला है कौन सा, कांडा। बुंदेलखंड जन्म विवाह के अवसर पर धोबी समाज का पारिवारिक नृत्य है, इसे मानना है अपन को, ठीक है ना। क्या,
धोबी समाज का पारिवारिक नृत्य। इसमें सबसे पहले सरस्वती एवं गजानन भगवान की गाथा गाई जाती है। महिला एवं पुरुष दोनों यह नृत्य करते हैं। सेहरा भी बुंदेलखंड में गणगौर पर श्रावण मास में कजली तीज के अवसर पर। कौन सी तीज पर? कौन से माह में? श्रावण मास में। डांडिया से मिलता जुलता, कृष्ण लीला से संबंधित यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। कौन सा? सेहरा। ठीक है ना। कहीं कहीं पर लहंगी कहते हैं। लहंगी नाम तो सुना होगा। कौन कौन ने सुना है? आप जानते डांडिया जैसा होता है ना लहंगी भी। हाँ। रास नृत्य बुंदेलखंड जन्माष्टमी स्त्री परक नृत्य है ये। कलश बुंदेलखंड संस्कार परक है, नट जाति से प्रचलित है। कौन से? नट जाति कौन से संबंधित है? कलश। रावला कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्षेत्र इंपॉर्टेंट रखना। कौन सा? बुंदेलखंड। बाबा नृत्य बुंदेलखंड विवाह के अवसर पर है। पौनिया नृत्य कहां पर है? बुंदेलखंड में। दिवाली के दूसरे दिन से कार्तिक पूर्णिमा तक। कब है? दिवाली के दूसरे दिन से कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर है। अगला है नौरता। नौरता मुझे लगता है बहुत लोगों ने सुना होगा। ठीक है। बुंदेलखंड नवरात्रि पर। यहां देखिए मृदंग ढोलक वांसुरी वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि के अवसर पर कुंवारी कन्याएं सुयोग वर की प्रार्थना हेतु नौरता नृत्य करती हैं। देख रहे हैं कुंवारी कन्याएं काय के लिए? सुयोग वर की प्रार्थना हेतु नौरता नृत्य करती हैं। इस नृत्य द्वारा सुआटा राक्षस से मुक्ति की कामना की जाती है। कौन से राक्षस से? सुआटा राक्षस से, कि जो पति मिले वो राक्षस जैसा ना मिले। ठीक है ना। उससे मुक्ति के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है? नौरता नृत्य। ध्यान रहे कौन सा नृत्य? नौरता। ठीक है ना। कौन जैसे नहीं बनना है? सुआटा। इसलिए रोजगार से रोजगार हो जाना, नहीं तो ये कहलाओगे कौन से राक्षस? सुआटा। देख कितने खुश हो रहे हैं। अगला कौन सा है? चीकट। नाम सुना है चीकट? कब? शादी में सुना है। ठीक है ना। फिर आता है कौन सा? राज बधावा नृत्य। कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बुंदेलखंड इंपॉर्टेंट है। लागौर नृत्य बुंदेलखंड, ये काशी या कुशवा जाति द्वारा बारात में किया जाता है। क्या भाई ये जितेंद्र कुशवा, ये नृत्य करते हो तुम लागौर नृत्य? क्या पता? तो यहीं करा लेंगे अभी हाल। आधे तो ऐसे ही हो सकते हैं यार, जाति विशेष का है तो उन्हें अपने यहीं करा लें। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अगला है कौन सा? बहुउतराई नृत्य। बारात लौटने के पश्चात बहू के स्वागत में किया जाता है। कौन सा? मुझे नहीं लगता जी पेपर में आपसे पूछेंगे। फिर है कौन सा? देवी देवता पूजन बुंदेलखंड विवाह के अवसर पर वर वधू द्वारा देवी पूजन मुख्य स्थिति। आप जानते हैं शादी के बाद देवताओं की पूजन के लिए ले जाया जाता है, तो औरतें साथ में जाती हैं और गीत गाती हैं। उसे कहते हैं क्या? देवी देवता पूजन। फिर आता है कौन सा? कार्तिकिया। छोड़िए, बुंदेलखंड याद रखिए। भिरा या अहिराई बघेलखंड। फिर आता है दादर बघेलखंड। ठीक है ना। और ये देख ध्यान रखना अहिर जाति द्वारा किया जाता है। कौन सा? बिरहा और अहिराई नृत्य। फिर आता है कहरा बघेलखंड। अब इसमें भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ध्यान है। इस नृत्य में विशेष मुद्रा फुरहरी होती है। कौन सी होती है? फुरहरी। अभी क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं, किस नृत्य में एक विशेष मुद्रा फुरहरी होती है? तो आंसर है क्या? कहरा। कहाँ किया जाता है? बघेलखंड में। फिर आता है सुआ। ये कहां पर होता है? बघेलखंड में। खरीफ की फसल पकने पर। खरीफ कब होती है? ठंडे या गर्म? मतलब मौसम ठंडा या गर्म? गर्मियों में। रबी फसल कब होती है? ठंडों में। ठीक है। कब बोई जाती है? ठंडों में बोई जाती है, गर्मियों में काटी जाती है। खरीफ गर्मियों में बोई जाती है, मतलब बरसात के समय। ठीक है ना। और कब काट ली जाती है? ठंडों में काट ली जाती है। यही होता है। पता है कि नहीं है? रबी खरीफ। एक और कौन सी रह गई? जायद। जायद कब है? अरे जी कहते 12 महीने हो जाते जो सब्जी काय में आते हैं, तो 12 महीने अकेली बरसात में आते हैं। अब वो सब्जी अकेली बरसात में आती है क्या? 12 महीना आती है ना। जो 12 महीना है वे कौन सी है? या ऐसा कैसा दोनों फसलों में के टाइम पे जो भी हो जाए उसे क्या कहते हैं? जायद। हाँ। कौन सा है? सुआ। खरीफ फसल स्त्री परक ताली एवं गीत धुन का प्रयोग यह नृत्य गौड़ जनजाति द्वारा तोते को संबोधित गीतों पर किया जाता है। तो आप तो इतना ध्यान रखना, गौड़ जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सा? सुआ। खैर हम जनजाति में पढ़ रखा है हमने। अगला कौन सा है? कलसा। ठीक है ना। सिर पर कलश रखकर नृत्य करते हैं, इसलिए कलसा है ये। कैमाली
या साजन सजनाई बघेलखंड विवाह के अवसर पर सवाल जवाब शैली है ये। राय अभियाल पढ़ी लिया हमने। बीची नृत्य ये भी कहां पर है, बघेलखंड में। आप इसमें बस इतना सा ध्यान रखना है, कोई जाति विशेष है, कोई स्पेशल वाद्य यंत्र है उनमें। ये भी कौन सी जाति द्वारा किया जाता है, अहीर जाति द्वारा की। कौन सा, बीची नृत्य। अगला कौन सा है, दोगरा बघेलखंड वर्षा ऋतु में, ठीक है, कुंवारी कन्याओं द्वारा किया जाता है। मटकी मालवा में प्रारंभ में एक महिला नृत्य करती है जिसे झेला कहते हैं। क्या कहते हैं, झेला। तो किस नृत्य को झेला कहते हैं, तो मटकी। क्षेत्र कौन सा है, मालवा। आड़ा खाड़ा रजवाड़ी नृत्य, ये मालवा किसी भी अवसर पर, विवाह के अवसर पर मंडप के नीचे किया जाता है। कौन सा, आड़ा खाड़ा रजवाड़ी नृत्य मालवा में। सुना है तुमने, हाँ तुमने किया होगा, बहुत बढ़िया। पतंग नाच देख रहे हैं आप, पतंग नाच है ये। मालवा में संक्रांति के अवसर पर, संक्रांति पर बच्चे युवा तथा महिलाएं पतंग नाच कैसे होते, पतंग उड़ाते में छा डांस हो जाते हो, ठीक है ना। गरबा मालवा नवरात्रि स्त्री प्रधान लोक नृत्य है। गरबी मालवा पुरुष प्रधान है। कहरवा मालवा सगाई विवाह या मांगलिक अवसर पर होता है ये। झाला या फुलपाती गणगौर या कजली तीज पर। टूटिया या नकटोरा मालवा विवाह स्त्री प्रधान एवं स्वांग नृत्य है ये। देख रहे हैं कौन सा डांस है ये, कौन सा है, टूटिया या नकटोरा। फुंदी नाम सुने हैं तुमने, स्पेशल है, मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि मन से नाम रख लाए हुए हैं। कहां पर है, मालवा में। गैर मालवा में होली पर। गैर कौन सा डांस है, गैर कब होता है, होली के अवसर पर, रंग पंचमी पर। कौन सा, मालवा। कहां पर होता है, मालवा। होली के अवसर इंदौर में आयोजित किया जाता है। होलकर वंशी नृत्य है। कौन सा नृत्य है, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। होलकर वंशी नृत्य कौन सा है, गैर। कहां पर, मालवा में। कब किया जाता है, रंग पंचमी पर। अगला कौन सा है, काना गोवालिया। कौन सा है, कहां होता है, मालवा में। त्योहारों के अवसर पर करताल ढोलक के साथ नृत्य किया जाता है। छोड़ो इन्हें, क्षेत्र याद रखना है, कब कहां पर, मालवा में। अगला कौन सा है, छतरी, देख रहे हैं आप। तेजाजी पर्व है। कौन सा पर्व है, अगला है कौन सा, डंडा या अंटिया नाच। निमाड़ मालवा चैत्र वैशाख में गणगौर के अवसर पर होता है। कौन से अवसर पर, कृषक डंडा नाच करते हैं। पुरुष परक नृत्य, इस नृत्य में छले मतलब दोहे गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं, दोहे गाए जाते हैं। बाकी सब में गीत गाए जाते हैं। एक ऐसा नृत्य मिला जिसमें कौन क्या गाया जाता है, दोहे। गणगौर तो मुझे लगता है सबने सुना है, गणगौर, ठीक है ना। कहां पर होता है, निमाड़ में। आड़ा खाड़ा नाच निमाड़ में, ठीक है ना। और काठी नृत्य भी कहां पर होता है, निमाड़ में। देव प्रबोधनी एकादशी से महाशिवरात्रि तक, ठीक है ना। फिर आता है कौन सा, मांडलिया, ये भी कहां पर होता है, निमाड़ में। कांसे की थाली पर तीव्र स्वर में महिलाएं परक नृत्य किया जाता है। फेफरिया निमाड़ विवाह फेफरिया वाद्य यंत्र का प्रयोग जिसकी आवाज सहनाई से मिलती जुलती है। काय से मिलती जुलती है, इसका मतलब है फेफरिया क्या है, एक वाद्य यंत्र है। और फेफरिया ही क्या है, नृत्य है। मतलब वाद्य यंत्र के आधार पर नृत्य हो गया, नृत्य के आधार पर वाद्य यंत्र है, ठीक है ना। जनजातीय नृत्य है ये। अब जनजातीय नृत्य तो हमने जनजातियों में पढ़ लिए हैं, बस बात इतनी सी हो गई है कि यहाँ जनजातियों के नृत्य एक साथ करके दे दिए हैं, याद करने में आसानी हो जाएगी आपको, ठीक है ना। बाकी तो एक एक जाति याद करने दे रहे हैं, उसके साथ याद कर सकते हो। और जो जाति याद करने दे रहे हैं हम, उसके डांस तो कम से कम यहाँ से करना है याद आप। अब मैं इन्हें पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि मैंने सब पढ़ा दिए हैं आपको। बोलियां देखिए, बोलियों क्वेश्चन आते हैं, सुनिए ध्यान से। भारत में 4 भाषा परिवार पाए जाते हैं। कितने, 4। भारोपीय, ये तो आप सब जानते हैं, हिंदी हमारे भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय मतलब भारत प्लस यूरोप, ठीक है ना। दूसरी है द्रविड़, द्रविड़ मतलब साउथ। ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, ठीक है ना। राजभाषा अधिनियम 1976 के तहत भाषा के आधार पर का वर्ग में शामिल राज्यों की राजभाषा हिंदी होगी। कौन सी वर्ग में, का वर्ग में शामिल राज्यों की भाषा कौन सी होगी, हिंदी होगी। मध्य प्रदेश का वर्ग में शामिल है। कौन से वर्ग में, का वर्ग में। पहले का वर्ग बनाए गए थे, फिर तुमने कौन से वर्ग पढ़े, जब हम मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं,
पार्ट ए बी सी पढ़ते हैं हिंदी में, का खा कंगे के नहीं कंगे उन्हें। भारत में मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। भारूपीय परिवार की भाषा है। भारूपीय भाषा परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। लगभग 73% भारतीय इसी भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है, जहाँ हिंदी अभिव्यक्ति का मुख्य माध्यम है, किंतु इसके विभिन्न भागों में बुंदेली, मालवी, बघेली, निमाड़ी एवं ब्रज आदि बोलियां बोली जाती हैं। राज्य की राजधानी भोपाल, सिरोंज, बुरहानपुर आदि क्षेत्रों में हिंदी एवं उर्दू भाषा के मिश्रित रूप तथा जबलपुर जिले में बुंदेली एवं बघेली के मिश्रित रूप का प्रयोग किया जाता है। भोपाल, सिरोंज, बुरहानपुर आदि क्षेत्रों में कौन सी? और उर्दू भाषा के मिलते जुलते शब्द। जबलपुर में कौन सी है? बुंदेली मिलेगी और बघेली। बोलियां कौन सी हैं देखो मध्य प्रदेश की? एक है बुंदेली, है तो सब हिंदी, पर हिंदी देखो भाषा अलग होती है, बोली अलग। भाषा क्या होती है? और बोली में अंदर जानते हैं, बोली एक क्षेत्र विशेष में होती है, उसका क्षेत्र सीमित होता है, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा के लिए पूरा मध्य प्रदेश है, पर बोलियों के लिए आप जानते हैं कि मध्य अशोकनगर, गुना, इनका कुछ अलग हो सकता है। इंदौर की बोली अलग हो सकती है, सागर की बोली अलग हो सकती है। तो बोली का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित। और भाषा का क्षेत्र कैसा होता है? विस्तृत होता है। ठीक है ना? तो बुंदेली, बघेली, मालवी, निमाड़ी, ब्रजभाषा, गोंडी, भीली, कोरकू, बरेली। अब जैसे कुछ भाषाओं के हिसाब, बोलियों के हिसाब से आप जो क्षेत्र भी याद आ रहे होंगे, आ रहे हैं कि नहीं? जैसे निमाड़ में निमाड़ी बोली जा रही है, मालवा में मालवी बोली जा रही है, बुंदेलखंड में बुंदेली, बघेली ये बोली जा रही है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील के मुहद गांव में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। यहाँ के लोग काय में बात करते हैं? संस्कृत में बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 का शीर्षक राजभाषा है, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 343 से 351 तक के संघ, राज्यों और उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के लिए भाषा संबंधी प्रावधान तथा हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट में भी कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? फैसले भले इंग्लिश में लिखे होते हैं, बड़े काय में जाते हैं? हिंदी में। हाईकोर्ट के फैसले तो इंग्लिश में ही आते हैं, पर कुछ ही राज्य हैं जिनमें जो वकील और मजिस्ट्रेट ये जो बात करते हैं वो काय में करते हैं? हिंदी में बात करते हैं। निमाड़ी, तो निमाड़ क्षेत्र होगा। अब निमाड़ में खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, देवास, बड़वानी, झाबुआ आदि, तो एक क्षेत्र हो गया। वो दिख रहा है क्या? इंदौर, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी ये हो गए कि नहीं हो गए? मुख्य रूप से निमाड़ी बोली खरगोन, खंडवा, बड़वानी व धार जिले में बोली जाती है। निमाड़ी की उपबोली कौन सी है? बरेला और भीली, ये उपबोली हो गई। पश्चिमी हिंदी की बोली निमाड़ी का विकास सौरसेन या ब्रंश से हुआ है। काय से हुआ है? काय का विकास? पश्चिमी हिंदी। अब मध्य प्रदेश को हम बांट सकते हैं, तो पश्चिम क्षेत्र वही हो जाएगा। इसका विकास काय से हुआ है? सौरसेन या ब्रंश से। काय से? देखो अपभ्रंश से हिंदी बनी है, सबको पता है ना? अपभ्रंश से क्या बनी है? अब अपभ्रंश में भी क्या है? बहुत सारी श्रेणियां हैं। उन बहुत सारी अपभ्रंशों से कौन कौन सी बोली बन गई है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी बन गई है? पश्चिमी हिंदी बनी है। उसी से बनी है क्या? निमाड़ी। क्लियर है? तो पश्चिमी हिंदी पश्चिम में हो गई, वहां हो गई निमाड़ी। बनी काय से है वो? सौरसेनी अपभ्रंश से। जॉर्ज गियर्सन ने इसे दक्षिण हिंदी कहा है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। पश्चिम में क्या कह रहा है लाल अपना? दक्षिण। क्योंकि हम देख रहे हैं खंडवा, खरगोन देखा जाए तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में आए, और भारत के हिसाब से, और अगर नक्शा खींच दिया जाए तो ये पश्चिम में भी हो रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे अपन। पश्चिम हिंदी का विकास कैसे हुआ है? इसे दक्षिण हिंदी किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने। निमाड़ी बोली में साहित्य का पर्याप्त सृजन हुआ है। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध साहित्यकार संत सिंगाजी हैं। तो सिंगाजी का मेला भी इधर ही लगता है। ठीक है ना? निमाड़ी साहित्यकार श्री राम परिहार, महादेव प्रसाद चतुर्वेदी, संत सिंगाजी एवं प्रभाकर चौबे हैं। अब इनके नाम याद रखना। साहित्यकार कौन से? क्योंकि आपके लिए चैप्टर साहित्य भी है कि नहीं है? निमाड़ी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक डॉक्टर श्री राम परिहार ने लिखी है। अभी किताब का नाम याद रहेगा? निमाड़ी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? श्री राम ने। नाम इतने कहीं याद रखो। कौन ने लिखा है? भगवान राम ने। निमाड़ी शब्द को संकलन करता है राम नारायण उपाध्याय। इतना नहीं पढ़ना है अपन को। डिक्शनरी कौन ने बनाई थी? निमाड़ी बोली पर मुख्यतः मालवी, मारवाड़ी, गुजराती व मराठी भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता है। निमाड़ी बोली मालवी बोली की उपबोली माना जाता है। इससे कुछ लेना देना नहीं है।
19 सितंबर को कौन सा निमाड़ी दिवस मनाया जाता है? मुझे लगता है ये समझ गए होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि नहीं है। निमाड़ी उत्सव कब मनाया जाता है? 19 सितंबर को। अगला आता है कौन सी? बुंदेलखंडी, या इसी का एक और नाम है बुंदेली। अब क्षेत्र देख लो कहाँ है, दतिया, गुना, अशोकनगर। तुम कौन सी बोल रहे हो? बुंदेलखंडी। कौन सी बोलते हो? सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, पन्ना, शिवपुरी, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, विदिशा आदि। बुंदेली बोली का जन्म सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। निमाड़ी का भी काय से हुआ है? इसका भी काय से हो गया? सौरसैनी, जो प्राचीन काल में सूरसैन महाजनपद में बोली जाती थी, इसलिए इसका नाम है क्या? सौरसैनी। कहाँ बोली जाती थी? सूरसैन में। अच्छा, अपभ्रंश का विकास काय से हुआ है? अपभ्रंश से एक भाषा हो गई, जैसे हिंदी एक भाषा है, हिंदी का हिंदी बनी अपभ्रंश से, तो अपभ्रंश बनी काय से? कौन बताएगा? बताइए यार, एक बार बताते हैं नहीं हो। और सबसे पहले आई संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। नहीं पता आप लोगों को? मैं कभी बताया नहीं आप लोगों को? भूल जाते हैं। 10वीं शताब्दी के बाद से 15वीं शताब्दी तक बुंदेली भाषा का विकास चरण और भाटों का के द्वारा हुआ। बुंदेली बोली अन्य भाषाओं के क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल में बोली जाती है। बुंदेली बोली की सीमा मध्य प्रदेश के पश्चिम में राजस्थान से व उत्तर में उत्तर प्रदेश के संपर्क में है। उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है और इधर राजस्थान में, और बीच में हम आ गए तो हम भी बोलते हैं। सबसे शुद्धतम रूप कहाँ मिलेगा? सागर, छतरपुर, टीकमगढ़। अलग ही लगता है कि नहीं लगे? सागर वाले अलग ही बोलते हैं कि नहीं बोले? कैसी लगती है उधर की भाषा? सागर टीकमगढ़ की भाषा कैसी लगती है? नहीं लगे? नहीं लगे अच्छी? एक तो तुम वही ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कहूँ कि बोली हूँ, अलग ही बोली बोल रहा हूँ। ऐसे अनजानों से देखते रहते हो जैसे पहली बार बोल रहा हूँ मैं। हाँ, बुंदेली बोली का नामकरण ब्रिटिश शासनकाल में जॉर्ज गियर्सन ने किया था। कौन ने किया था? और अभी भैया के एक और बार नाम आया था, कब आया था? क्या बोला था? निमाड़ी को क्या? हाँ, याद है, ऐसे ही रखना है अपन के। वो बोलियां कौन सी है देखो, याद नहीं करना है फालतू की। फाक कवि ईश्वरी आला खंड के रचयिता पंडित जगनेक एवं कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले आचार्य केशव दास बुंदेली कवि एवं साहित्यकार हैं, जिन्होंने बुंदेली साहित्य पर को समृद्ध किया है। देखो क्या लिखा है, फाक कवि कौन है और आला खंड के रचयिता पंडित जगनेक। अब ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आला खंड इंपॉर्टेंट अभी बता दिया मैंने। और ये नाम से इंपॉर्टेंट है, कठिन काव्य के प्रेत किसे कहते हैं? केशव दास। भाई इतना ध्यान रखना, बाकी था अपने आप आ जाएगा आपको। पंडित जगनिक द्वारा रचित आला खंड को बुंदेली बोली की उपबोली वनफरी में रचा गया है। आला खंड का नाम सुना है? पीर रस से उत्प्रोत है। कौन से रस से? हाँ, कवि महेश कटारे सुगम सागर ने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया है। इन्हें वर्ष 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसको महेश कटारे को क्या कैसे सम्मानित किया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 2017 में। अगली है कौन सी? मालवी। क्षेत्र कौन सा है? सीहोर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, इंदौर, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ आदि। ये लाइन हो गई पूरी। नीचे की लाइन में निमाड़ी पड़ी, इधर हो गई कौन सी? मालवी, और इधर हो गई कौन सी? बुंदेलखंडी या बुंदेली। ऐसे याद रख लेना। मालवी साहित्यकार कौन है? श्रीनिवास जोशी, चंद्रशेखर दुबे, ललिता रावल, वाल कवि वैरागी और डॉक्टर पूरन सहगल।
भाषाविदों ने मालवी को अपभ्रंश से निकली होने के कारण इसका मूल संस्कृत को माना है। मालवी बोली मालवा क्षेत्र के जिलों में बोली जाती है। मालवा के नाटकों तेजाजी एवं बाबा रामदेव ने में भी मालवी बोली ही बोली जाती है। इस क्षेत्र के शासकीय कार्यालयों में भी अधिकांश कर्मचारी कौन सी भाषा बोलते हैं? मालवी। मालवांचल की मालवी बोली का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तीन पढ़ी है, तीनों का जन्म कौन से अपभ्रंश से हुआ है? और सौरसेनी नाम कहां से आया है? सूरसेन महाजनपद से आया है। काय से? श्री धीरेन्द्र वर्मा ने मालवी को क्या कहा है? क्या नाम दिया है? दक्षिणी राजस्थान कहा है। जबकि डॉक्टर कृष्णलाल हंस के अनुसार ध्वनि तथा रूप की दृष्टि से मालवी पश्चिमी हिंदी है। कौन सी है? तो आप तो याद रखना, मालवी को दक्षिणी राजस्थानी किसने कहा है? ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना। बाकी का कोई मतलब नहीं। अगली है कौन सी? गोंडी। क्षेत्र देखिए, छिंदवाड़ा, सिवनी, होशंगाबाद, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी आदि। नीचे का ही हो गया। एक तरफ है निमाड़ी तो एक तरफ हो गई कौन सी? गोंडी। भाई खंडवा खरगोन से कौन सी हो जाती है? और खंडवा के बगल में ही होशंगाबाद लग रहा है, यहां से कौन सी हो गई? गोंडी। मध्य प्रदेश में गोंडी बोली का सर्वाधिक प्रभाव महाकौशल गोंडवाना क्षेत्र में दिखाई देता है। गोंडी बोली गोंडवाना साम्राज्य की राजकीय भाषा थी। गोंडी बोली दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। कौन सी गौड़ जनजाति द्वारा सबसे ज्यादा बोली जाती है, इसलिए नाम भी क्या हो गया? गौड़ी। ठीक है ना। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गोंडी भाषा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया है। ऐसा पढ़ा था, कब शामिल किया गया? कब? बहुत बढ़िया, 19 में शामिल किया है। ब्रजभाषा। ब्रजभाषा तो मुझे लगता है समझ गए होंगे, ब्रज की भाषा। और ब्रज का नाम किससे जुड़ा रहता है? हाँ, आपसे जुड़ा रहता है। पिंड मुरैना ग्वालियर आदि कहां से है? ब्रज की उपबोलियां हैं तौरधारी, लौदधारी और सिकरवारी। ब्रज पश्चिमी हिंदी की प्रधान बोली है। इसका जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से। सबका जन्म कहां से हो रहा है? ब्रजभाषा शब्द को संकलन करता है राम शरण गौड़। ब्रजभाषा साहित्य सृजन की दृष्टि अत्यंत समृद्ध है। रहीम, सूरदास, मीराबाई एवं रसखान इस बोली के प्रमुख रचनाकार हैं। ठीक है ना। यह उत्तरी मध्य प्रदेश, मध्य भारत का पठार में बोली जाती है। उत्तरी मध्य प्रदेश से यही ग्वालियर आ गया। ठीक है ना। और इसका विकास आपको मथुरा वृंदावन तक मिलता है कि नहीं मिलता है ब्रज का? ब्रज बोली नाम लिख रहा है क्या इसमें? देखिए, ब्रज भाषा पढ़ रहे हैं क्या? बोली। एक ऐसी बोली जो भाषा बन गई। क्यों बन गई? एक क्षेत्र बढ़ गया था इसका, क्योंकि साहित्य भी इसमें लिखे जाने लगे, बड़े बड़े साहित्य लिखे गए, इसलिए इसे फिर क्या बना दिया? इसे भाषा के रूप में जानने लगे सब। काय में? भाषा के रूप में। जबकि है क्या ये? बोली। ऐसी क्या है, जैसे संकलन करता पढ़ते हैं ना अपन, इनके संकलन करता इनके कवि पढ़ते हैं।
अब्दुल रहीम शायद नाम रहा होगा, उस समय मध्यकाल के कवि रहे अब्दुल रहीम, नाम तो सुना होगा आपने, नहीं सुना? हाँ, अब्दुल रहीम खान खाना कहते हैं ना, अब वो वही नाम है, कंफर्म मुझे इतना ध्यान आ नहीं रहा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो मध्यकाल के समय में आप जानते थे मुसलमानों का राज था, तो बसंत पंचमी के दिन जो हिंदू लोग थे वो पीले वस्त्र धारण करके बसंत पंचमी की पूजा के लिए निकले थे। तो पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला प्रसाद लेके जा रहे थे, तो जे बीच में मिल गए, पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, तो बताया गया कि ये इस बसंत पंचमी के दिन अपने देवताओं को खुश करने के लिए, जो इन्हें फसल प्रदान करता है, फसल पकती है ना, खुश करने के लिए ये प्रसाद चढ़ाते हैं, गीत गाते हैं और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। तो ये कवि ने क्या समझा, वहां से क्या निकाला, यार ये अपने देवताओं को, मतलब अपने खुदा को प्रसन्न करने का, वो अपनी भाषा में कह रहे हैं क्या, खुदा को प्रसन्न करने के लिए जाते हैं। तो खुदा इनका प्रसन्न हो रहा है कैसे, इस दिन पीले वस्त्र पीले फूल, मेरा भी खुदा भी जो है वो भी आप प्रसन्न है, उसे भी मैं भी खुश करने चलूँ। तो इनने भी क्या किया, पीले वस्त्र धारण करिए, पीले फूल लिए और ये भी निकल गए। तो दिल्ली में जो मस्जिद है वहां पे इन्होंने भी पीले फूल चढ़ाए, पीली चादर चढ़ाई, जिससे मेरे तो वहां कहा कि जी क्या है, कि बताया कि हिंदू लोग इस दिन बसंत पंचमी के दिन अपने देवताओं को खुश करने के लिए ऐसा करते हैं, मेरे देवता आप हो, मैं आपको खुश करने के लिए आया हूं। उसी दिन से इस बसंत पंचमी के दिन मस्जिद, उस मस्जिद, दिल्ली की मस्जिद में पीली चादर पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? उसी संबंधित एक फैक्ट है, उन्होंने फिर वहां पे गाना लिखा, गाने के रूप में गाते अभी हैं तो गाना गाएंगे ही गाएंगे। वो गाना आज से 700 साल पुराना है। कितना? 700 साल पुराना। उस गाने का वर्तमान में एक फिल्म में प्रयोग हुआ है, 700 साल पुराने गाने। हीरा मंडी की फिल्म आ रही है संजय लीला भंसाली की, उस 700 साल पुराने को गाना को उन्होंने बनाया है, उसी सेम टू, कुछ अंतर नहीं किया, कुछ शब्दों में अंतर नहीं है। उस फिल्म जो अभी बन रही है वर्तमान में, अभी रिलीज तो हुई नहीं है शायद, उसमें वो 700 साल पुराने गाना का प्रयोग किया गया है, सेम, कोई अंतर नहीं है। कभी आप जब फिल्म देखें तो उसमें सुने। अब गाना आप क्या समझेंगे वो पुराना है इतना, वो बस इतना सा है, जिस गाने में पूरी तरीके से हर चीज आपको पीली दिखे इस फिल्म में, तो समझ जाना ये 700 साल पुराने गाना है, ठीक है ना, जैसे इस फिल्म में प्रयोग किया गया है। एक बात आपको यहां से भी आ जाए, जो फिल्म बनाने में डायरेक्टर होता है तो दिमाग कितना चलता होगा, कहाँ से चीजें लाता होगा। चलिए देखिए, तो एक भाषा, एक बोली जो भाषा में बदल गई, नाम है क्या, ब्रज भाषा, मध्य भारत के पठार में बोली जाती है। इस भाषा के साथ उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र की बोलियां सम्मिलित है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सर्वाधिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। ब्रज भाषा में ये कार्य किए जाते हैं, बहुत मीठी लगती है। फिर आती है कौन सी, बघेलखंडी या बघेली। क्षेत्र कौन सा है, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल और उमरिया। कौन सी हो गई यहाँ पर, क्लियर है? बुंदेलखंडी हमने बोल रही, विशेषकर सागर वालों ने बोल रही, बगल वाले आ गए कौन से अब, बघेलखंडी। यह बोली बघेलखंड पूर्वी पठार में प्रचलित है। इस बोली पर दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश व उत्तर पश्चिमी छत्तीसगढ़ की बोली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। सतना व कटनी जिले में बघेलखंडी बोली के साथ बुंदेलखंडी बोली का ही प्रयोग होता है। क्षेत्र आपस में मिल रहे हैं, सागर के पास में दमू कटनी मिल रहे हैं कि नहीं, अब जहाँ क्षेत्र मिलेंगे वहां दोनों भाषाओं का प्रयोग मिल जाता है। बघेलखंड की बोली बघेली अर्धमागधी से जन्मी है। अभी तक हमने शॉर्ट से नहीं पढ़ रहे थे, इनका जन्म कैसे हो रहा है, पूर्वी हिंदी का रूप है। छत्तीसगढ़ को पूर्वी हिंदी कहते हैं, पूरब में है, तो ये भी कैसे संबंधित हो रही है, पूर्वी हिंदी से। ये पेपर में आपने देखा होगा, अगर पीएससी का, पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी ऐसे करके क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, पूर्वी हिंदी में कौन सी आ रही है, कौन सी, बघेलखंड। बघेली बोली की उपबोलियां हैं तिरहारी, पवारी, गोंडी, गरुआ और तिरंगोड़। बघेली बोली में बा शब्द का उच्चारण होता है, जैसे कहां जावा, कभी जाओ इधर, तो कब शब्द मिलेगा, जावा, यहां आवा, ठीक है ना। तो जावा, आवा, एक और गाना है ना,
काबा, नहीं सुना? कैसे आदमी हो तुम्हें? अरे सुना है ना, वो एक महिला संबंधित है मध्य प्रदेश में, काबा, नहीं है? कौन कौन ने सुना है? तुम तो ऐसे लगते हो मंगल मंगल के निवासी हो, यहाँ तुम्हें मुश्किल से हम खींच खींच के लाए हैं। क्या नाम है उनका? हाँ, नेहा सिंह राठौर। कितना प्रसिद्ध गाना है, नरेंद्र मोदी पे गाया उन्होंने, उत्तर प्रदेश पे गाया, मध्य प्रदेश में गाया, मामा काबा, यही है ना? हाँ कर रहे हो अब झूठी झूठी है। डॉक्टर श्रीनिवास शुक्ल ने बघेली शब्दकोश का संकलन किया है। साहित्य रचना की दृष्टि से बघेली को विशेष प्रोत्साहन नहीं मिला, फिर भी महाराज विश्वनाथ सिंह की परम धर्म विजय और विश्वनाथ प्रकाश जैसी रचनाओं के अतिरिक्त बघेली में कुछ लोकगीत एवं लोक कथाओं का भी सृजन हुआ है। फिर आती है कौन सी? भीली। मुझे लगता है समझ गए कौन बोलेगा इसे। भील क्षेत्र कौन सा है? रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन, अलीराजपुर। पश्चिमी मध्य प्रदेश के भील बहुल क्षेत्रों में बोली जाने वाली भीली बोली में राजस्थानी, मराठी, गुजराती एवं मालवी, आपको इंपॉर्टेंट क्या है? पश्चिमी हिंदी। कौन सा? पश्चिमी मध्य प्रदेश के भील समुदाय द्वारा बोली जाती है, कौन सी? और इसमें कौन से क्षेत्र आ गए? रतलाम, धार, झाबुआ, खरगोन एवं अलीराजपुर। भीली का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1835 में पादरी थॉमसन ने किया था। इंपॉर्टेंट हो गया। कौन ने किया था? थॉमसन ने क्या बोला था? भीली बोली बोली थी। क्या बोली थी? अब भीलों से बात करने के लिए मुझे लगता है भीलों को थोड़ी अंग्रेजी सीखना पड़ेगा, जो बोलने उनसे जाएगा उन्हें लगता है भीली सीखनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, तो थॉमसन का सीख गए, भीली सीख गए। अगली आ गई कौन सी? कोरकू। कौन सा क्षेत्र है? बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खरगोन, हरदा आदि। ठीक है, गौड़ी पड़ी थी यहीं पे? नहीं पड़ी थी, वहीं पढ़ रहे हैं। कौन सी? कोरकू। जनजातियां हैं। कोरकू ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की एक भाषा है। कौन सी भाषा की? ऑस्ट्रो एशियाई। कौन सी? ठीक है ना। कोरकू बोली मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में बोली जाती है। दक्षिणी जिले होंगे सारे के सारे। अगली है कौन सी? बारेली या बरेली कह लो, ठीक है ना। कहां बोली जाएगी? खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, यही बोली जा रही थी। कौन सी? निमाड़ी। अब मुझे लगता है निमाड़ी के साथ साथ कौन सी बोली जा रही है? भील जनजाति की उपजाति बरेला द्वारा इस बोली का प्रयोग किया जाता है। एक हो गई हम लोगों की भाषा, एक हो गई जनजातियों की भाषा, ठीक है ना। अब जनजाति हमारे साथ ही रहती है, इसलिए आप ये मत सोचना सर मिक्स हो रहा है। जनजाति पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इनको पढ़ते हैं। जब ओवरऑल पढ़ते हैं तो वो उनको अलग पढ़ लेते हैं, जैसे निमाड़ी को पढ़ लिया मैंने। बरेली बोली में स्थानीय गीतों का प्रचलन है। खत्म हो गए ये सब। क्या खत्म हो गए? बोली खत्म हो गई। अब क्या है? मध्य प्रदेश के लोक साहित्य। लोक साहित्य में देखिए क्या क्या है। लोकगीत आते हैं, लोक कथा आती है, लोक नाट्य आते हैं, लोक गाथा आती है, मुहावरे आते हैं, लोकोक्तियां आती हैं, कहावतें आती हैं और पहेलियां आती हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं इनमें हमने लोकगीत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं कि नहीं आते हैं। लोक कथा नहीं पढ़ेंगे हम, कथा मता कोई की नहीं आए, सत्यनारायण कथा घरे बाँचेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं उनमें। लोक नाट्य आ जाते हैं, ठीक है ना। लोक गाथा, कोई की गाथा नहीं गानी अपन ने, अपनी अपनी गाथा अपने अपने पास रखनी है, ठीक है। टाइम मिले तो पड़ोसी को जरूर सुनाए अपनी गाथा, कब बीती थी अपन पे, ठीक है ना। और गाथा को काय के रूप में कहना है? कथा के रूप में कहना है। काय के रूप में? तो कथा और गाथा कहाँ करेंगे? घर। देखो कितनी घुसे हैं। मैं सुनाऊंगी मेरी गाथा, काय के रूप में? कथा के रूप में। और कैसे सुनाऊंगी? गीत गाते हुए और डांस करते हुए, ठीक है ना। मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें, पहेलियां हमें नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो क्या कुल मिला के पढ़ेंगे का? लोकगीत और लोकनाट्य, ठीक है। निष्कर्ष तो यही निकला। गाथा कथा कहाँ करेंगे? घरे। पढ़ेंगे कहाँ के? गीत और नाट्य। मध्य प्रदेश के लोकगीत हैं। पहला है कौन सा? मालवा का चिकला गीत। कौन सा? चिकला। कौन सा? चिकला। विवाह में तेल हल्दी चढ़ाने पर गाया जाता है। विवाह में तेल हल्दी चढ़ाई जाते हैं, किस पर? वर वधू पर। तो कौन सा गाया जाता है? ठीक है ना। अगला है कौन सा? तीरा मामेरा गीत। कौन सा है?
वरवधू के मामा की ओर से वस्त्र एवं आभूषण लाने पर गाया जाता है। इस प्रथा को पैरावनी कहते हैं। अपने इधर क्या कहते हैं? मंडप आ गया, ठीक है ना। इन्हें क्या कह रहे हैं यहाँ पे? पैरावनी आ गया। पैरावे आए ना, मंडप पैरावे आए, तो क्या कह रहे हैं? कौन सा गीत गाया जाता है? पीरा ममेरा। ममेरा से ध्यान रखना, मामा के लिए गाया जा रहा है, ठीक है ना। फिर अगला कौन सा है? बनौला गीत। बारात के जाने से पूर्व प्रतिदिन बनने दूल्हा को घोड़ी पर बिठाकर गाजे बाजे के साथ गांव मोहल्ले में घुमाते हुए गाए जाने वाला गीत है कौन सा? बनौला गीत। कौन सा? अब तो इनका विलुप्त है, ठीक है ना। अब दूल्हा स्कॉर्पियो से जा रहा है नहीं जा रहा है। अब तो कहा है कि जहां बारात रुकी है, जहां शादी होनी है, भैया किलो बैठ जाते काय पे। नहीं तो पहले होता होगा ये सब। अगला कौन सा है? घोड़ी सेवरे, बर निकासी के गीत। हथलेवा गीत, स्वाग कामड़, दुल्हन की स्वाग कामड़ बांधने की प्रथा और बेटी की विदाई के गीत आदि वैवाहिक रस्मों के गीत हैं कौन से? घोड़ी सवेरे या बर निकासी के गीत। अगला कौन सा है? निमाड़। निमाड़ में विवाह से संबंधित गणेश पूजन, तिलक के गीत, बधाई गीत, कुकड़ा गीत। महिलाएं मंगल दिनचर्या प्रारंभ होने पर गाती हैं कौन सा? निमाड़। सुबह उठकर ही गा रही हैं का निमाड़ गीत। सांजुली गीत, शुभ संध्या के समय वैवाहिक मांगलिक कामना के लिए महिलाएं इकट्ठे होकर गाती हैं। महिलाएं इकट्ठी हो गई गाएंगी, अकेली तो गा ही नहीं सकती हैं। इनमें कौन कौन से हैं? देखो, बन्ना गीत है, पानी गीत, बाकी के रहने दो। अगला कौन सा आता है? बुंदेलखंड। कार्तिक गीत, पर्व गीत, ऋतु गीत, बारह मासा, देवी मते, दादरा, कजरी, हरदौल चरित, लागोरिया, खेल गीत, पाग, सावन गीत, पनघट गीत, जाति गीत आदि हम विभिन्न प्रकार के गीत गाए जाते हैं। कहां पर? बुंदेलखंड में। ये सब तुम्हें गाना है बैठ गए, है ना। बुंदेलखंड में तुम आते हो कि नहीं आते? भाषा तुम्हारी कौन सी है? बुंदेलखंडी है ना। ये तुम सब करते रहते हो, है ना। अगला कौन सा आ गया? बघेलखंड। यहाँ कौन से हो रहे हैं? देखो, माटी मांगर गीत। मुझे लगता है माटी मांगर गीत तो अपने इधर भी होता है। कब होता है? कैसे देख रही हैं? पहली बार पढ़ा है, नहीं सुना तुमने? देख रहे हैं कि नहीं सुना? विवाह होता है उसके पहले माटी खोदने के लिए जाते हैं ना, नहीं सुना तुमने? भाई का नाम है का माटी मांगर गीत। कैसी बातें कर रही हैं? मंडपा के गीत। मंडपा के गीत मतलब मंडप के गीत, नहीं सुने क्या? अब नाम बदल जाए तो जरूरी मतलब है कि हमने नहीं सुने। न्योताने की, देवी देवताओं को विवाह पर निमंत्रित करना। आप जानते विवाह होता है तो महिलाएं गीत गाती हैं अपने देवी देवताओं को मनाने के लिए, रूठ ना जाए, इन्हें बुलाओ सबे। ये पढ़ना आप, ठीक है ना। मध्य प्रदेश के प्रमुख गीत। बुंदेलखंड के ऋतु गीत कौन से हैं? देखो, मामूलिया के गीत, नारे, क्या लिख रहे हैं? सूचना मतलब नौरता गीत, दिवारी गीत। ये कहाँ के हो गए? बुंदेलखंड के। ये बघेलखंड के कौन से हैं? वर्षा गीत, बारह मासी, फगुआ, चैती, हिंडोली। ये कहाँ गाए जा रहे हैं? बघेलखंड में। जाति गीत भी आते हैं, ये जाति तुम पढ़ना। श्रम गीत भी है, पिंगला झुराय गीत। ये देखो, यह मालवी गीत है। यह राजा भरथरी एवं उनकी पत्नी पिंगला के मध्य संवाद से संबंधित है। मैं इसमें मैंने भरथरी आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया है। तो भरथरी उज्जैन के राजा थे, उनकी पत्नी का नाम था क्या? पिंगला। तो वहां पर ही गाया जाता है कौन सा? पिंगला झुरायो गीत। पिंगला बेवफा थी, ठीक है ना, भरथरी को धोखा दे गई थी, ठीक है ना, इसलिए कौन सा नाम हो गया? पिंगला झुराओ गीत। और इनसे आके भरथरी ने क्या कर लिया था? आत्महत्या, वैराग्य की प्राप्ति हो गई थी, काहे की? और भगवान की तपस्या में लगे। कभी उज्जैन जाओ तो भरथरी गुफा देख कर आना। गए होगे ना उज्जैन? कौन कौन ने देखी भरथरी गुफा? देखिए, एक गुफा है, नीचे जाके मिलती है, ऐसे हाथ से उन्होंने रोका रखा एक पत्थर को। इंद्र भगवान ने परीक्षा ली थी, तुमने भी देखी? हाँ, इनाम मिलेगी तुम्हें। वर्षा आह्वान गीत, यह निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि गांव में झील की पूजा करने से बांझ स्त्रियों की गोद हरी भरी हो जाती है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में लोरी गीत भी आते हैं। ये तुम्हें लोरी सुनाई गई होंगी? नहीं सुनाई गई? तुम्हें कैसे पता होगा? फिर भी पता तो होगा, क्योंकि तुम पढ़त मढ़त तो रहते ही ना, स्वाद हो इन्हें। संपूर्ण मध्य प्रदेश में प्रचलित, लेकिन नाम अलग अलग है। जैसे हालो मालवा में क्या कहते हैं? हालो। निमाड़ी में हल्ला और बुंदेलखंड में लालन। लोकगीत या गायन। निमाड़ में देखो कौन कौन से होते हैं? सिंगाजी,
निर्गुणिया, मशाया, कलगी तुर्रा। मालवा में भरथरी, हीड़, संजा, मोपे। बुंदेलखंड में बामुलिया, भोला, लमटेरा, आला, वैरायता और फाग। बघेलखंड में बिरहा, घोटुलपाटा, पंडवानी, देवारी, बांसगीत, बसदेवा। ऐसी टेबल याद कर लेना, डिटेल याद करने की कतई जरूरत नहीं है आपको। देखो भाई आ गए सब। अब ये आप घर पे पढ़ना, इन्हें मुझे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। सारी सारी क्या है, स्टैटिक है, इन्हें सब आपको पढ़ना है। ये है लोकनाट्य। अब इन्हें मैं याद कराऊंगा आपसे। ऐसे तो तुम ना कहूँ जिंदगी में करोगे याद, भले पेपर में आए, कहोगे रहने दो अब होता है। और याद कराया जाएगा तब जाके तुम कर पाओगे। जैसा अभी मैं एक एक जनजाति याद करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ, तो ऐसे ही एक एक करके हम इन्हें याद कर लेंगे साथ में। इसलिए आप टेंशन मत लो कि कैसे याद करेंगे, वो भी मेरा काम है। तुम्हारा काम एक ही है कि जो मैं दूंगा भाई घर से याद करके लाना है बस। अब जहां में भी देखो, निमाड़ में गम्मत, हम स्वांग हो रहे हैं, आपको बस टेबल याद करना है। ठीक है, पेपर में आप जानते हैं स्वांग कहां पर होता है, बुंदेलखंड में होता है। और ये आपने देखो पेपर में तो यही आया, लकड़ बग्गा क्या है। अब ये पेपर में पूछेंगे आपसे, यार सब याद हो जाते हैं। लोक कवि एवं लोक साहित्य है ये। कौन है? लोक कवि और लोक साहित्य। अब साहित्य में इन्हें मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। खैर ये लास्ट पॉइंट है आपका। अभी ईश्वरी पढ़े थे अमन ने, लोक कवि हो गए ये, प्रमुख रचनाएं हो गई, खत्म हो गए। कल खत्म हो जाएगा आपका जनजाति पूरी तरीके से। 10 यूनिट कल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। लोक साहित्य हम इसलिए पढ़ेंगे, लोक साहित्य इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में अलग से लिखा है, सिलेबस में आप देख सकते हो उसमें बोली और साहित्य, ठीक है ना। इसलिए पढ़ाना भी जरूरी है और याद कराना भी जरूरी है और याद करना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन कल कराएंगे याद आपको, और कल इस चैप्टर को और इस यूनिट को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, ठीक है ना। कल मतलब गुरुवार, शुक्रवार से स्टार्ट हो जाएगी आपकी कौन सी यूनिट, 6। कौन सी यूनिट? और कल से एक स्टार्ट का एक कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 15-16 दिन आपको